देखो बेटा, कल हमने इस पर डिस्कस किया था कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से हो सकता है ना। तो क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के लिए यदि हम देखें तो क्रिस्टलीय ठोस जो हैं उनका जो वर्गीकरण होगा, उनके वर्गीकरण के लिए हमने दो पार्ट लिए थे। किसके आधार पर लिया था? एक तो था संरचनात्मक इकाई कि संरचनात्मक इकाइयां भी हम लेंगे, और दूसरा ससंजन बल, यानी कि उन बलों की जो प्रकृति के आधार पर हम उसको बांट रहे थे। कितने वर्गों में बांटा हमने? उसको 4 वर्गों में बांटा। ठीक है। जैसे यदि हम देखेंगे तो एक है आणविक ठोस हो गया, आयनिक ठोस हो गया, धात्विक ठोस हो गया और सहसंयोजी ठोस हो गया। और ये किसके आधार पर था? ये था संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाइयां मैंने बताया था आपको, अणु, ठीक है ना, आयन, और तीसरा परमाणु। ये तीनों हमारे पास क्या है? संरचनात्मक इकाइयां हैं। ठीक है ना। इनके आधार पर इनको हमने क्या किया था? 4 वर्गों में। और साथ साथ में क्या है? जो ससंजन बल है, इसके आधार पर। तो अब हमने आणविक ठोस भी पढ़ा था कि इसमें जो क्या होगा, जो हमारे पास संरचनात्मक इकाई होगी वो क्या होगी? अणु होगी। और उसके आधार पर हमने इसको कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, कि अध्रुवीय आणविक ठोस हो गया, ध्रुवीय आणविक ठोस हो गया, और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस हो गया। तो ये 3 प्रकार के हो गए थे। इन तीनों को हमने देख लिया था, तीनों प्रकार के अणुओं को। ठीक है ना। आणविक ठोस में यदि हम देखें तो आणविक ठोसों को यदि हमने पूरे ढंग से देखेंगे तो इसमें क्या था? अवयवी कण या संरचनात्मक इकाई। यहाँ पर क्या होगा? अणु होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो संरचनात्मक इकाई होगी वो क्या होगी? अणु होगी। ये था आणविक ठोस। और ये कितने प्रकार के थे? 3। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि जैसे अध्रुवीय जो होंगे उनमें ध्रुव नहीं बनते हैं। जैसे Cl है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या होता है? सेम दोनों तरफ एक ही जैसे वो होगा, दोनों समान ही होंगे। ठीक है ना। जैसे ये भी समान होगा, ये भी समान, इनकी दोनों की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, विद्युत ऋणात्मकता समान है। इसलिए ये क्या नहीं करेंगे, जो बीच में इन्होंने शेयरिंग किया है इलेक्ट्रॉन का, उसको अपनी तरफ खींचने की वो मतलब उतनी ताकत नहीं होगी, दोनों की बराबर ताकत होगी, है ना। ये नहीं खींच पाएंगे, तो इसलिए क्या होगा? अध्रुव, दो ध्रुव नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट यदि हम इसमें देखेंगे कि इनके मध्य क्या था? वांडरवाल, दुर्बल वांडरवाल बल था। बल भी कौन सा है इनके बीच? वांडरवाल बल। ठीक है ना। ये क्रिस्टल क्या होता है? ये क्रिस्टल नर्म होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है ना। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? कम होगा, कम प्रेशर में, है ना। तुलनात्मक रूप से ये कम होंगे, है ना। सामान्य ताप पर क्या हो सकते हैं? द्रव और गैसीय अवस्था में हो सकते हैं। यदि हमने सामान्य ताप देखा, सामान्य ताप का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर लगभग हमारा जो होता है, कमरे का जो ताप होता है, वो लगभग 21 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये मान के चलेगा इतने के लगभग 21, 21, 19, 18। ठीक है, इस टाइप से। दूसरा था हमारे पास ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना। इनमें जो अवयवी कण या संरचनात्मक इकाइयां होती हैं वो ध्रुवीय अणु होंगे। कैसे अणु होंगे? ध्रुवीय अणु होंगे जिनमें ध्रुव बनते हों। ठीक है ना। और इनके मध्य क्या होता है? सह संयोजक बंध होता है। कैसा बंध होता है? सह संयोजक बंध। जैसे पहले वाले में कौन सा बंध हुआ था बेटा? यहाँ पर तो ध्रुवीय सर अणु है। लंदन। हाँ, यहाँ पर, वहां पर लंदन नहीं, वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स, ये देखो बेटा, वांडरवाल फोर्स था इसमें, है ना। इसमें कौन सा होगा? वांडरवाल फोर्स, दुर्बल है। वांडरवाल फोर्स होता है, लंदन फोर्स अलग होता है। चलो, ये हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा? सहसंयोजी बंधु। ये इसमें क्या होगा? सहसंयोजी बंधु होगा। और इसमें इसका एग्जांपल था HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इस एग्जांपल थे, है ना। और इनके बाद द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा? द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। ठीक है ना। और बंध कौन सा होगा? सहसंयोजी बंध। ये क्या होंगे? ये भी नर्म होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? अपेक्षाकृत अधिक है। अपेक्षाकृत किससे? जो हमारे पास अध्रुवीय थे उनसे थोड़ा ज्यादा हो गए, है ना। और ये सामान्यतः तापरे क्या है? द्रव और गैसीय अवस्था में।
ये कुछ नॉर्मल बातें थी। अब उसके बाद ये हाइड्रोजन बंध वाला, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, ये तीसरा प्रकार था जो आणविक ठोस में तीसरा प्रकार आ जाएगा। तो हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस थे, और इनमें क्या होगा, इसमें जो हमारे पास संरचनात्मक इकाइयां होती हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगे, ध्रुवीय अणु ही होंगे, जो ध्रुवीय अणु होंगे, जो हमारे पास पहले, इससे पहले वाला था ध्रुवीय, ठीक है ना। और इन ठोसों के मध्य क्या होगा, परवल जो हमारे पास हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना, कौन सा बंध बनेगा, हाइड्रोजन। मैंने कल भी बताया था आपको कि हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही होता है। इन तीन जो हमारे पास परमाणु हैं, इनके द्वारा ही हाइड्रोजन बंध बनाए जाते हैं, जिनमें यह परमाणु होने की संभावनाएं होती है। जैसे हमारे पास NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बन सकता है। H2O में क्या है, हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है ना। और हमारे पास हो सकता है HF, इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी हाइड्रोजन बंध। तो देखो ये सब जिनमें ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, इनमें अक्सर क्या हो रहा है, कौन सा बन रहा है, ये बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, ठीक है ना। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो नाइट अमोनिया हो गया, यहाँ पर अमोनिया हो गया, जल के अणु हो गए, और HF हो गया, ठीक है ना। इनमें जिनमें क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होंगे। तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, और इसमें भी ऑक्सीजन है अल्कोहल में। तो इनमें तीनों में लगभग लगभग क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करते हैं, दो अणुओं को और पास पास ले आते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या हाइड्रोजन बंध बनेंगे, वो दो अणुओं को पास पास लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, देखो C2H5 है ना, C2H5OH। तो कल भी मैंने बताया था, और दूसरा हमारे पास C2H5OH। इन दोनों के बीच बंध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अपने आप में क्या है, एक मॉलिक्यूल है, अणु है। अणु क्या होते हैं, इनकी संयोजकताएं पूर्ण होती हैं। अणु का मतलब होता है इनकी संयोजकताएं क्या होती हैं, पूर्ण होती है। तो इसमें क्या होगा, जितनी ये अणु हैं इनकी संयोजकताएं तो पूर्ण होगी। अब ये क्या करते हैं, इसके अलावा एक अणु दूसरे अणु को क्या करता है, आकर्षित करता है। ये देखो ये आकर्षित करता है एक दूसरे, एक अणु क्या करेगा, दूसरे अणु को आकर्षित करेगा। तो जब ये आकर्षित करेगा, तो ये जो डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे इनको, ये कहलाएगा हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। जैसे हम क्या करते हैं, एक परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच जो बंध बनते हैं, वो अलग अलग प्रकार के बंध बनते हैं। यदि हम इन बंधों को देखेंगे, तो पहला बंध एक बनता है कैसे, विद्युत संयोजी बंध, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे तो विद्युत संयोजी बंध होता है, ठीक है ना, जो आयनों के मध्य होता है, जैसे Na पॉजिटिव Cl-, ठीक है ना, और तब क्या बनाता है NaCl। तो ये प्रकार का एक प्रकार का अणु हो गया, और इनके बीच जो बंध बना हुआ है कौन सा है, विद्युत संयोजी बंध है, अणु के बीच, माने परमाणुओं के बीच। दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। तो सहसंयोजी बंध में क्या होता है, सहसंयोजी बंध दो परमाणुओं के मध्य होगा, जिनमें समान क्या होगा, जिनकी समान क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस टाइप से बन जाएगा, ये सहसंयोजी बंध बन जाएगा, जिसमें समान प्रकार की शेयरिंग होती है ना। तीसरा है उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी, ये तीसरे प्रकार का है उप सहसंयोजी बंध, ठीक है। नहीं, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के बंध तो ऐसे बनते हैं किसी बीच, परमाणुओं के मध्य। लेकिन अणुओं के मध्य जो बंध बनते हैं, ये दुर्बल होते हैं और कम पावरफुल होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा, जैसे देखो अणुओं के मध्य कौन सा हो सकता है, वांडरवाल फोर्स हो सकता है। जो गैसीय अणु होते हैं, जैसे मान एक H2 और H2 के बीच क्या होगा, इनके बीच जब बंध बनेगा तो वो बनेगा वांडरवाल फोर्स, वो दुर्बल होता है ना। और भी बंध बनते हैं, लंदन फोर्स हो गया, बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, है ना। इनके मध्य एक जो सबसे प्रबल बंध होता है, वो होता है हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध किसके मध्य बनेगा, हमेशा जिनमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और फ्लोरीन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे एक H2O
दूसरे H2O को क्या कर देता है, आकर्षित करता है और उसको बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, ये क्या बना देगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। जैसे मान लीजिए एक H2O, मैंने कल भी बताया था, H2O का कैसे होता है, वी शेप होता है। ध्यान रखना, जब हमने VSEPR सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो H2O का आकार होता है, पांच जल के अणुओं का आकार होता है, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे। ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन इस प्रकार से बॉन्ड पेयर, तो एक बॉन्ड पे दो बॉन्ड पेयर होंगे। देखो ये दो बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ था और एक बॉन्ड पेयर यहाँ था। ठीक है ना, ये आपने 11वीं में पढ़ लिया था। तो यहाँ पर देखेंगे इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है बहुत कम होता है। इसमें sp3 संकरण होता है और ये क्या कर देता है, उस बॉन्ड को वी शेप बना देता है। तो यदि हम इसका आकार देखेंगे तो ये इस प्रकार से बनता है, जल के अणुओं का आकार ऐसे। फिर जो दूसरे जल का अणु होगा वो बीसी प्रकार से होगा, यहाँ देखो इस टाइप से हो जाएगा, है ना। और ये इसमें क्या होगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे तो चार्जेस बढ़ते हैं इसमें, है ना। यहाँ डबल हो जाएगा क्योंकि दो दो माइनस दो प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, सॉरी, ये डबल माइनस हो जाएगा, है ना, ये दोनों माइनस हो जाएंगे और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इस अणु से इस अणु के बीच एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल बनेगा, ऐसे बन रहा है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको बार बार, क्योंकि मैं हाइड्रोजन बंध को इतना ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस साल बहुत ज्यादा पूछे गए थे, है ना। तो यहाँ देखो ये H2O है, इसी के कारण एक द्रवावस्था में अमोनिया है, ठीक है ना, और अल्कोहल है। इन सब तीनों के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध बनता है। ये C2H5OH का नाम क्या होता होगा, तो बताएगा, C2H5OH इसका नाम क्या है, एथेनॉल। हाँ एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। एथेनॉल सर। हाँ हाँ, राइट राइट, इसका नाम एथेनॉल भी कहते हैं बेटा, एथेनॉल तो इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है ना, और यदि हम साधारण नाम देखेंगे तो साधारण नाम है इसका एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, एथिल अल्कोहल, ये है एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, तो ये एथिल अल्कोहल हो जाए। तो ये सारी चीजें हमें पता लग गई। उसके बाद ये देखिए, ये क्या होते हैं, ये ठोस विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ये नर्म भी होते हैं, नर्म का मतलब मुलायम टाइप के, है ना, मुलायम भी होता है। देखो कमरे के ताप पर ये क्या होते हैं, वाष्पशील द्रव अथवा नर्म ठोस होते हैं। वाष्पशील द्रव का मतलब हो गया जो वाष्पित होने वाले द्रव होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो वाष्पित हो जाते हैं, जैसे खुला छोड़ोगे तो वो कुछ देर बाद उनका वो उड़ने लग जाता है। ठीक है ना, जैसे अल्कोहल को छोड़ते हैं खुला तो वो उड़ जाता है। ठीक है, पेट्रोल को देखा होगा, पेट्रोल वाष्पशील होता है, पेट्रोल से एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेट्रोल एग्जाम्पल लेना नहीं है। पेट्रोल को जब हम खुला छोड़ते हैं तो कुछ देर बाद वो उड़ने लग जाता है ना। आपने जैसे कुछ बर्तन में इतना पेट्रोल रखा हुआ है तो थोड़ी देर में देखो वो इतना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाता है, वाष्पशील होता है। कैसे होता है, वाष्पशील। तो ये वाष्पशील इस टाइप से हम तो समझ सकते हैं। उसके बाद है बेटा इसमें आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि जो हमारे पास संरचनात्मक इकाइयां होगी, क्योंकि हम इसी के आधार पर पढ़ रहे हैं ना, संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई क्या होगी बेटा, इसमें कोई बता सकता है संरचनात्मक इकाई। सर आयन, मतलब कैटायन और एनायन। बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं सिंपल यदि कहेंगे तो आयन होंगे, और आयन हमें पता है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक हम कह सकते हैं धनायन और दूसरा हो सकता है ऋणायन, कैटायन और एनायन। ठीक है ना, ये ऋणायन हो सकता है। ये देखो दो प्रकार के हमारे पास आयन होते हैं। ठीक है ना, तो जो ये आयन होंगे, यहाँ पर जो संरचनात्मक इकाइयां होंगी वो आयन होंगी। संरचनात्मक इकाई क्या होगी, आयन होगी। और उस उन आयनों में क्या होगा, एक तो होगा धनायन जिसको हम कैटायन कहते हैं, और दूसरा होगा ऋणायन। ठीक है ना, दो ही प्रकार के होंगे इसमें। ठीक है, अब इनमें देखो जैसे धनायन और ऋणायन है, ये परस्पर क्या होते हैं, इनके मध्य क्या होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हमारे पास क्या होगा,
आयनों के मध्य जो होने वाला बल है, जैसे माना सपोज हम NaCl को लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने सोडियम क्लोराइड लिया, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, है ना, ये साधारण नमक है। तो इस साधारण नमक में यदि हम देखेंगे तो साधारण नमक में किस प्रकार से आ सकता है? देखो साधारण नमक क्या होगा, Na पॉजिटिव, एक तो क्या होगा सोडियम पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोराइड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये तो होगा सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड नेगेटिव चार्ज। तो NaCl में क्या होगा, कैसे कैसे बंध बनता है, देखो जो सोडियम है तो सोडियम के पास 2 8 1 होता है ना, और क्लोरीन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे अंकों में तो 2 8 7, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका कितना होता है 17, ठीक है। तो 2 8 1 इनकी विशेषताएं ये होती है कि ये चाहते हैं कि हमें क्या हो, हमारा जो समूह हो अक्रिय समूह हमें प्राप्त हो जाए। अक्रिय समूह जो नोबल गैसेस है, जैसे कल वो कह भी रहा था अभिषेक ने को बताया था कि नोबल जो गैसेस होते हैं, जैसे हीलियम को क्यों रखा गया वहां, है ना, ये नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब शून्य समूह, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, है ना, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे के सारे नोबल गैसेस, इनको याद रखना आप लोगों को, क्योंकि सिलेबस में इस समय आपके पास है, ठीक है। हीलियम हो गया, हीलियम परमाणु क्रमांक होता 2, 10 हो गया, 18, बाकी आप जोड़ते रहना, है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे क्या है अक्रिय समूह। तो इसमें कोई भी यदि हमारे पास परमाणु है, कोई भी परमाणु है तो वो इनका विन्यास प्राप्त करना चाहता है। देखो 2 8 1, यदि एक हट जाए यहाँ से तो इसके पास नियॉन का अक्रिय विन्यास प्राप्त हो जाएगा। देखो ये तो होगा, नियॉन वाला प्राप्त कर लेगा, ये क्या है इसकी स्थायी अवस्था होती है और इसको प्राप्त करना चाहते हैं, और इसको एक और मिल जाए, एक और मिल जाए यानी कि 2 8 और 8 हो जाए, तो ये कितना हो गया 18। तो ये क्या करना चाह रहा है, इसका अक्रिय विन्यास प्राप्त करना चाह रहे हैं ऑर्गन वाला, ये चाहते हैं इस पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं। ये क्या चाहता है इस वाले पोजीशन को, जो उससे बड़ा छोटा हो, ठीक है ना, और जो इसके बाद वाला होगा वही इसको चाहे। तो कुछ ये क्या चाहते हैं इनके अक्रिय विन्यास, तभी बॉन्डिंग करते हैं, तभी क्या करते हैं बंध बनाते हैं। तो यदि हम इसको देखें यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे 2 8 1 हो गया, 2 8 7 हो गया, अब ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा देगा, किसको देगा इस क्लोरीन को। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, धनावेश आएगा। धनावेश कहाँ से आया होगा, कोई बता सकता है बेटा, कोई बता सकता है सर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डाउन कर दिया। हाँ तो धनावेश आएगा, क्यों धनावेश क्यों आएगा उसके बाद, क्योंकि सर जो सोडियम है ना उसने हम्म, नियॉन बन गया क्योंकि अब हाँ नियॉन बन गया नहीं बेटा, इसने नियॉन नहीं बना, बल्कि इसने इसका विन्यास प्राप्त किया है ना, नियोन नहीं है ये सोडियम ही है लेकिन धनायन के रूप में, है ना, इसने इसका विन्यास प्राप्त कर लिया। अब देखो क्यों ऐसा हुआ, देखो यहाँ पर है 11 क्या है इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में क्या है 11 इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने क्या होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, 11 ही क्या है इसमें प्रोटॉन है। अब इसमें देख लो 11 क्या है ऋणावेश है और 11 ही क्या है धनावेश है, 11 क्या है ऋणावेश है, 11 धनावेश है। जब ये आवेश बराबर होते हैं तो हमेशा क्या दिखाएगा न्यूट्रल दिखाएगा, उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि एक धनावेश एक ऋणावेश को उदासीन कर देता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं उदासीन कर रहे हैं। जब तक कि सोडियम है तब तक हम कोई चार्ज नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें 11 क्या है इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है प्रोटॉन है, वो एक दूसरे को उदासीन कर दे रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, देखो बेटा इसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें बचे 10 क्या बचे इलेक्ट्रॉन और 11 क्या बचे प्रोटॉन। तो इसमें ध्यान रखना कि जो 10 इलेक्ट्रॉन थे 10 प्रोटॉन को उन्होंने क्या किया न्यूट्रलाइज किया, लेकिन जो 11वां प्रोटॉन है वो बाहर दिखाई देने लग गया। तो हम सरल तौर पर क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला एक धनावेश आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2 धनावेश आ जाएंगे, है ना। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, है ना।
अब देखो इसने क्या कर दिया, सोडियम पॉजिटिव बना दिया। क्लोरीन क्या करता है, देखो क्लोरीन के पास क्या हुआ, क्लोरीन के पास यदि हम देखेंगे, क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया। क्यों आया नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इसके पास क्या था, एटॉमिक नंबर क्या था, 17। इसमें 17 क्या है, 17 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 17 क्या है, इसमें प्रोटॉन है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो इसके पास क्या हो गया, 18 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक देखो यहाँ 17 से 17 तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो 18वां इलेक्ट्रॉन हमें बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस इनके बीच क्या बन गया, ये आयन बने। पहले क्या बने, ये आयन बने। और जब ये आयन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। धनावेश ऋणावेश को क्या करता है, आकर्षित करता है। देखो ये आकर्षित करता है, ठीक है। और जब आकर्षित करेगा तो ये क्या बना देगा, बॉन्ड बनाएगा। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर कहा जाता है वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वैद्युत आकर्षण बल बन गया। ठीक हो गया, तो ये वैद्युत आकर्षण बल बन गया। प्रबल बंद होते हैं, बट बहुत ताकतवर बंद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आणविक आयनिक ठोस है, इनमें क्या होगा, जो संरचनात्मक इकाइयां हैं वो आयन है। पहले एक चीज ध्यान रखना में, संरचनात्मक इकाई क्या है, आयन है। और आयन में कौन से हैं, धनायन हो सकते हैं और ऋणायन हो सकते हैं। ठीक है, और इनके मध्य जो बनेगा, बंध बनेगा, वो कैसे बॉन्ड बनेगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। ठीक है, और ये ठोस क्या होते हैं, देखो ये कठोर होते हैं। कठोर होते हैं माने ये अभी तक जितने हम पढ़ रहे थे वो क्या थे, नर्म थे, और ये क्या है, कठोर है। ये क्या है, कठोर है। और ये देखो बेटा, इनमें क्या होगा, एक कठोर होने के साथ साथ कैसे हैं, भंगुर है। भंगुर शब्द जानते हैं आप लोग, भंगुर प्रकृति क्या होती जी सर। है, हाँ बताओ तो, क्या हो सर सकती है। जैसे हम किसी भी चीज को मतलब वो टुकड़ों में टूट जाती है। हाँ बिल्कुल, भंगुर हो जाते हैं। जैसे माना सपोज आपके पास क्या है, एक मिश्री है ना, मिस्री को तो देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी वाली मिस्री है ना, उसको ऊपर से छोड़ो तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते, भंगुर हो जाते, चटक जाते हैं, नीचे गिरा करके देखो, है ना, जैसे गिराए थे उसको ऊंचाई से, तो टूट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, यानी कि चटक जाती है। या आप लोगों ने कांसे के बर्तन देखे होंगे, ये प्लेट देखी होंगी, प्लेट, जो प्लास्टिक उसकी प्लेट होती हैं, जैसे शादियों में देखा होगा, जो प्लास्टिक ना होकर के चूना मिट्टी की बनी होती है, यदि हम ऊपर से गिरा देंगे वो कट से टूट जाती है बीच से, है ना। तो जो ये टूटने पर की भी जो प्रकृति है, ये भंगुर है ना, ऐसी प्रकृति के होते हैं। यानी आप ऊंचाई से गिराएंगे तो दो भागों में, चार भागों में, छह भागों में टूट जाएंगे। तो इसके पास दो प्रकृतियां हैं, एक तो ये कठोर है, दूसरा क्या है, ये भंगुर प्रकृति की है। कैसी प्रकृति के है, भंगुर प्रकृति के है ना। और इसका एग्जाम्पल है NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, पोटेशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, KClO3 है, लिथियम फ्लोराइड है। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल है इसके, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास आयनिक ठोस, इनमें सब में आयन बनते हैं। जैसे NaCl में देखो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है ना, KCl में K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है ना, CO में क्या होगा, CO2 पॉजिटिव और SO4 2, है ना, K पॉजिटिव ClO3 नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव और फ्लोराइड नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, ये इनके मध्य क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, इनमें क्या होता है, ये क्या कहता है, देखो यदि हम इसमें देखेंगे तो ये कहता है कि इन जो ठोस है, ये जो ठोस हमारे पास है, इन ठोसों का जो गलनांक है और क्वथनांक है वो उच्च होता है। जो आयनिक ठोस होंगे, इनका जो गलनांक और क्वथनांक होगा, कैसे होगा, उच्च होगा। इसको याद रखने के लिए एक तरीका ये भी, जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, हम क्या करते हैं, जैसे दाल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, दाल बनाने में हम जल्दी गल जाए,
उसके लिए क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं बेटा, जैसे माना दाल को हमें जल्दी गलाना हो तो क्या करते हैं उसके लिए, बेकिंग सोडा डाल देते हैं, बेकिंग सोडा। सर, बेकिंग सोडा डालते चलो बेकिंग सोडा तो नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे तबीयत खराब हो सकती है। और क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मैं लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल वुड भी है थोड़ा सा ना, जो जनरली यूज करते हैं, बहुत जनरली यूज करते हैं। नमक। बिल्कुल नमक। क्या डालते हैं उसमें, नमक डालते हैं, है ना। ये हम क्या करते हैं उसमें, नमक डालते हैं। नमक मीन्स NaCl, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है ना। देखो NaCl को डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है। तो नमक क्यों डालते होंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि देखोगे तो जो Na और Cl के बीच है वो बॉन्ड है वैद्युत संयोजी बंध, ठीक है ना। और वैद्युत संयोजी बंध बनने से क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और कैसे, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना। मान लीजिए आपने सिंपल पानी को उबालना है, पानी को उबल रहा है, खौलता हुआ पानी, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, पानी शांत हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए शांत होता है। इसका मतलब जो उबलने में ऊर्जा हो रही थी वो कहाँ, इसको घुलने में ऊर्जा लगा दी, यानी कि इसको बर्न तोड़ने में ऊर्जा लग गई, ठीक है ना। इसलिए इस जैसे 100 डिग्री पर मान लीजिए हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक आज तक जो है फैक्ट है कि इसको 100 डिग्री पर उबलता है। यदि हमने उसमें 2 चम्मच नमक डाल दी ना, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हो सकता है 150 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो उससे क्या हुआ, ये बढ़ा क्यों, जब हमने नमक डाला, क्योंकि कुछ एनर्जी इन बॉन्डों को तोड़ने के लिए चाहिए, जो आयनिक बॉन्ड है इनको तोड़ने के लिए। तो 100 डिग्री पर क्या होगा, दाल जो है कम गलेगी, लेकिन जब 150 डिग्री होगा तो ज्यादा गलेगी, नहीं गलेगी। इसका एग्जाम्पल यही है, जैसे नमक के पानी का सेक भी लगाते हैं तो उसका कारण यही है, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो ये है बेटा इसमें कि जो इनमें क्या होगा, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो देखो यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक क्या है, उच्च है। और कैसे पता लगा हमें, क्योंकि हमने LHCl का जो बॉन्ड तोड़ने में जो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती, उससे पता लगा सकते। देखो बेटा उसके बाद है, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यदि आपने इसको आयनिक रूप में ले लिया ना, जैसे माना सिंपल इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे माना एक हमने नमक का टुकड़ा लिया, यहाँ से विद्युत धारा डाली, यहाँ तक निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम इसको आयन के फॉर्म में लेंगे, आयन के फॉर्म में कैसे लेंगे, जब हम इसको पानी में घोल देंगे नमक को, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या होगा, विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें ठोसों में आयन की गति करने में स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये आयन की गति नहीं कर पाते यदि ठोस अवस्था में। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसको पानी में डाल देंगे नमक, और यहाँ से एक विद्युत धारा यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखो पिघली हुई अवस्था में ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ये ध्यान रखें। जब वो पिघल जाएंगे तो उस समय वो क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल को याद रखना है किस टाइप से। तो ये था बेटा हमारे पास आयनिक ठोस। उसके बाद है, ये तो पहले प्रकार का ठोस था हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं संरचनात्मक इकाइयों के आधार पर और उनके बीच जो लगने वाला बल है उनके आधार पर यदि हम देखें तो ये क्या था, पहले प्रकार का ठोस था आणविक ठोस। दूसरे प्रकार का ठोस था हमारे पास कौन सा, आयनिक ठोस। दूसरे प्रकार का कौन सा था, आयनिक ठोस। आणविक ठोस 3 प्रकार के थे, और दूसरा कौन सा था, आयनिक ठोस। और ये तीसरे प्रकार का ठोस है हमारा, पहला दूसरा तो हो गया, और तीसरा जो प्रकार है, 4 प्रकार का ठोस है ना, यहाँ पर देखेंगे ये है धात्विक ठोस, ठीक है ना। कौन सा होगा, धात्विक ठोस। यहाँ देखो बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली थोड़ा डिफरेंट, जो धातुएं हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे हुए होते हैं। जितनी भी धातुएं होंगी वो क्या होंगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से, समुद्र का मतलब यहाँ पर ये हो गया, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन। जैसे माना हमने क्या किया, कॉपर लिया मान लीजिए, तो इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घिरी हुई, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। समुद्र का मतलब हो गया मैक्सिमम मात्रा में इलेक्ट्रॉन। समुद्र का मतलब ये नहीं कि वो समुद्र होगा, यहाँ पर मैक्सिमम मात्रा क्या है, इलेक्ट्रॉन की। तो ये कहता है जो धातुएं होती हैं मुक्त जो है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से
घिरे, जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे हुए, है ना, उनके द्वारा जो संलग्नित धनायन है का व्यवस्थित संग्रह होता है। जो धनायन होते हैं उनमें क्या होंगे, व्यवस्थित संग्रह का मतलब उनमें भी क्या होगा, एक निश्चित, जैसे जो धनायन होंगे उनका संग्रह क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है ना, व्यवस्थाओं में रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से चारों ओर घिरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, धनायनों की संख्या भी बहुत अत्यधिक होगी, तभी तो ये क्या जुड़े हुए हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, धात्विक ठोस कहेंगे। ठीक, ये क्या है, देखो बेटा, इसमें कहता है कि इनमें जो हमारे पास रचनात्मक इकाई होगा तो धातु, है ना, यहाँ पर क्या हम मान सकते हैं कि जो हमारे पास रचनात्मक इकाई होगी वो धातु के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। यहाँ देखो, ये क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर ये क्या है, स्वतंत्र है, और संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से विस्तारित रहते हैं। यानी कि जो ये क्या होंगे, एक तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होंगे, है ना, ये जुड़े हुए नहीं किसी से, और जो संपूर्ण पूरा जो हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टल होगा, उसमें समान रूप से क्या होंगे, वितरित होंगे। ये पहला पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण क्या होंगे, धात्विक ठोस विद्युत और ऊष्मा के क्या होंगे, सुचालक होंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं और यदि उनमें गतिशीलता है, यदि वो गति कर रहे हैं, ये तो चलो धात्विक ठोस है, लेकिन कहीं भी होगा यदि उनमें गतिशीलता है तो वो क्या होंगे, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होंगे। तभी तो देखा होगा आप लोगों ने, मान लीजिए एक लंबी रॉड लेते हैं, सरिया लेते हैं, आप सरिया तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना, और इस सरिया को क्या करो, यहाँ पर जाकर के आग पे गर्म करो, ठीक है ना, बहुत तेजी से हम गर्म करेंगे इसको, तो गर्म इसको यहीं तक होना चाहिए था, लेकिन धीरे 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 करके ये यहाँ तक गर्म हो जाता है, तब फिर हम यहाँ से भी नहीं पकड़ सकते इसको। तो हुआ क्या, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये दो चीजों के लिए गतिशीलता है इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या, क्योंकि धातु है, इसमें अपार संभावना है इलेक्ट्रॉन होने की, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने की, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, देखो, जैसे यहाँ पर ताप आया, गर्मी आई, तो गर्मी का मतलब ऊष्मा, है ना, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ ऊष्मा मिली, गर्मी मिली इसको, है ना, तो ये गर्मी क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉनों के थ्रू कहाँ, वो इधर की तरफ बहने लगी, देखो, सुचालक हुई कि नहीं हुई। तभी तो बर्तन क्या हुआ, एक जगह पे गर्म करो दूसरी जगह तक गर्म हो जाता है, क्योंकि वो सुचालक होता है ना। विद्युत धारा यहाँ पर यदि तुमने बिजली की तार पे इस टच करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा, यहाँ हाथ लगाना फिर पता लग जाएगा, इसमें क्या होगा, विद्युत धारा, इसमें करंट लगेगा। यदि आपने बिजली का तार यहाँ कनेक्ट कर रखा है और आपने हाथ टच यहाँ किया तो आपको करंट लगेगी, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह भी हो रहा है। ये दोनों चीजों के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जहां पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी दो चीजें ध्यान रखना, विद्युत का सुचालक हो जाएगा और ऊष्मा का भी सुचालक हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो खैर धातु एक ठोस है, ठीक है ना, इसमें होना ही, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण क्या होता है, धात्विक चमक और रंग पाया जाता है। देखो, जब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा तो धात्विक चमक भी होती है, जैसे एल्युमिनियम देखा होगा आप लोगों ने, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम देखा कभी, आपके गांव में जब लाइन बिछी होगी शुरू शुरू में, तो आपने एल्युमिनियम के बड़े बड़े बंडल देखे होंगे, ऐसे गोल गोल बने हुए, है ना, और उनको देखा होगा बहुत चमकदार होता है, काफी चमकीले होते हैं, भले अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनका कलर फेड हो जाता है। या कभी आप लोग ऐसा करना, इसको एल्युमिनियम का एक तार लेना और उसकी बाहर की जो परत है उसको छिल देना, किससे, चाकू से, तो आपको बहुत चमकदार दिखाई देगा, क्योंकि ये धातुएं क्या करती हैं, वायु से अभिक्रिया करके एक एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देती है जो काला रंग रहता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो काला हो जाता है हल्का सा। तो यहाँ ये ध्यान रखना में कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण जो धात्विक चमक है और रंग पाया जाता है। जैसे सोने को देख लो, सोना तो सभी ने देखा है ना, सोना जब हम क्या करते हैं, दुकान से लेके आते हैं तो बिल्कुल चमकदार होता है, धीरे धीरे उसमें कलर क्या हो जाता है, फेड होने लग जाता है। तो उसका कारण क्या है, वो वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उसके कारण उसकी चमक क्या हो जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है, ठीक है ना, जो सोना है। लेकिन फिर उसको यदि उसकी बाहर की परत हटा दें तो फिर वो चमकदार हो जाता है। तो ये क्या होता है, जितनी धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं और उनमें रंग पाया जाता है,
ठीक है। दूसरा देखो बेटा, इसमें जो धात्विक ठोस होंगे वो अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होती है। देखो ये तो हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है बेटा? आघात वर्धनीय सर धातु के टुकड़ों ईंट की को चादर बनाई जाए। तोड़ने पर चादर के रूप में परिवर्तित हो जाना। किस चीज से? अच्छा, धातुओं के टुकड़ों को चादर में परिवर्तित। और मतलब सर ठोकने पर, मतलब अगर हम किसी धातु को पीटते हाँ, जाएंगे तो चादर के रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया बिल्कुल होगी वो अधात वर्धनीय कहलाएगी। बिल्कुल। तन्यता का, तन्य का होगा। सर धातु के टुकड़े को तोड़ने पर, धातु के टुकड़े पर मारने पर उसके तार के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। चलो ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। चलो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा कुछ बताया। देखो यहाँ पर है बेटा, देखो आघात वर्धनीय। आघात का मतलब होता है जहां पर भी उसने मुझे बहुत आघात पहुंचाया, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? आघात का मतलब यहाँ पर चोट लगना, ठीक है ना। जब हम किसी धातु पर क्या करते हैं, मान लीजिए ये धातु की, ये देख लीजिए, ये धातु का हमारे पास कोई पीस है, इस पे हमने क्या किया, आघात पहुंचाया। आघात मतलब चोट लगाई इसमें, है ना। किसी दूसरे धातु से पीटा इसको, है ना। ये पतली चादर के रूप में जब बन जाए तो उसे कहते हैं आघात वर्धनी। तन्य, तन्य का मतलब होता है खिंचाव से, ठीक है ना। मान लीजिए इसको धीरे धीरे, मान लीजिए हमने क्या किया है, एक धातु का टुकड़ा लिया और इसको पीट पीट करके हम पतली तार के रूप में इसे परिवर्तित कर रहे हैं। कितनी पतली बन सकती है? जैसे सोने का 10 ग्राम की तार जो है 3 किलोमीटर लंबी तक बन सकती है। तो तन्यता का गुण है उसका, ठीक है ना। पतली तार के रूप में परिवर्तित होना, जितना हम उसको करेंगे तो वो क्या होगा, तन्यता का गुण। और इसको हम क्या करेंगे, पतली चादर के रूप में बढ़ाना। जैसे इसको आघात पहुंचाएंगे ये बढ़ेगा। इस शब्द का मतलब देखो, आघात पहुंचाएंगे ये बढ़ेगा। इसको बोलते हैं आघात वर्धनीय, आघात से बढ़ने वाला, है ना। इस शब्द से पता लग रहा है आघात वर्धनीय, ठीक है ना। और तन्य का मतलब होता है खिंचाव से, ठीक है ना, जो खींचने से मतलब होता है। तो जब हम उसको पतला बनना है ना, जैसे रबड़ को हम खींचते हैं तो ज्यादा तन्यता पाई जाती है। रबड़ को खींचो तो तन्य हो जाता है ना। तन्य का मतलब बीच से रबड़ क्या होगा, जैसे ये माना रबड़ का, हमारे जो रबर होते हैं उनको खींचोगे तो क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं लेकिन लंबे हो जाते हैं, है ना। वो तन्यता का गुण हो गया, ये तन्य हो गया। तो जितनी धातुएं होती हैं उनमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं। एक तो आघात वर्धनीय का होता है और दूसरा तन्यता, ठीक है ना। जैसे देखो यदि हम देखेंगे तो कॉपर है, कॉपर भी ऐसी है, आघात वर्धनीय और तन्य है। एजी सिल्वर, है ना। एयू, एयू किसका किसका प्रतीक होता है बेटा? एयू किसका प्रतीक होता है? चांदी सर, नहीं, ये तो एजी होता है। चांदी। गोल्ड का सर, बिल्कुल, गोल्ड का सर, गोल्ड का। ये गोल्ड होता है, सोना होता है ना। ये सोना का, सोने का होता है। एफई, एफई तो आ ही जाना चाहिए। आयरन। आयरन, ये लोहा है ना। और ये तो एल्युमिनियम है, ये इन प्रतीक को थोड़ा थोड़ा याद रखना भी। अभी अभी तो बहुत छोटी चीजें हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने आगे बढ़ते चले जाना। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास है कॉपर, कॉपर हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, एफई हो गया और एल एल्युमिनियम हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास तीसरे प्रकार का क्या था, धात्विक ठोस था। अब चौथे प्रकार का यदि हम देखेंगे, चौथे प्रकार का है सहसंयोजी और नेटवर्क ठोस। एक तो ये सहसंयोजी है और दूसरा कैसा है, नेटवर्क ठोस। या सहसंयोजी कह सकते हैं इसको, या नेटवर्क ठोस के रूप में भी। तो इस टाइप से दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सहसंयोजक ठोस क्या हो सकते हैं? तो ये सहसंयोजक ठोस कहते हैं इनमें जो हमारे पास अवयवी कण होंगे, अवयवी कण का मतलब जो संरचनात्मक इकाइयां होंगी वो क्या होंगे, परमाणु होते हैं। जो क्या होंगे, यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, परमाणु है। अवयवी कण क्या है, परमाणु होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया तो ये हाइड्रोजन क्या है, परमाणु, ठीक है ना। अणु कब होगा ये, जब H2 के रूप में आएगा तो तभी अणु है, ठीक है ना। वैसे ही H के रूप में है तो ये परमाणु है ना। जो प्रबल सहसंयोजिक आवर्तों से जुड़े होते हैं, इनमें कौन सा बंध होगा, इनमें होगा सहसंयोजक बंध, ठीक है ना। इनके बीच कौन सा बॉन्डिंग होगी, सहसंयोजक, ठीक है ना। और ये क्या है, परमाणु होते हैं। कैसे परमाणु हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं, देखो सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, प्रबल और दिशात्मक होते हैं,
ठीक है ना, एक तो परवल होंगे और साथ साथ में क्या होंगे, दिशात्मक होंगे, डायरेक्शनल होते हैं, है ना, कि किस दिशा में है ना, दिशात्मक आता है। परमाणु अपनी स्थिति पर क्या होंगे, प्रबलता से संलग्न होते हैं, ठीक है ना, जहां पर वो होंगे वो क्या होंगे, प्रबलता के साथ संलग्न हो जाएंगे। दूसरा है बेटा इसमें, जो सहसंयोजक ठोसों को क्या माना जाता है, विशाल अणु भी कहते हैं, ये बहुत बड़े अणु होते हैं, है ना, विशाल अणु। जैसे माना हमारे पास सहसंयोजक यौगिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है ना, ब्रोमीन भी हो सकता है, ब्रोमीन आयोडीन भी हो सकता है। ये क्या है, ये जो हमारे पास सहसंयोजक अणु, यानी कि ठोसों को हम क्या कह सकते हैं, विशाल अणु भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। ये अत्यधिक क्या होंगे, कठोर होंगे, ये याद रखना हमने, कैसे होंगे, कठोर होंगे, और विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे, ध्यान रखना, ये कुचालक हो जाएंगे। इनका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इनका गलनांक भले उच्च है, लेकिन जो हमारे पास जिनमें वैद्युत संयोजकता थी उनसे क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो वैद्युत संयोजी यौगिक थे, जैसे हमारे पास या आयनिक यौगिक थे Na+Cl-, इनसे क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, बाकियों से तो ज्यादा होगा। लेकिन जहां पर वैद्युत संयोजी यौगिक होंगे उनसे इनका क्या होगा, गलनांक कम होगा, ठीक है ना। वैसे सिंपल क्या है, उच्च है। कैसे होंगे, उच्च गलनांक वाले। गलन से पूर्व क्या हो जाते हैं, पहले विघटित हो जाते हैं। जैसे गलने से पहले क्या हो जाएंगे, दो भागों में। जैसे मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पर कोई हमने पदार्थ लिया, H2 लिया, तो H2 क्या होगा, पहले विघटित हो जाएगा तब गलेगा, यानी कि H इस रूप में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि गलने से पहले क्या होगा, पूर्व में ही विघटित हो सकते हैं, ये दो भागों में टूट सकते हैं, ठीक है। अपवाद है, देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानते हैं आप लोग, ग्रेफाइट जो बनता है वो सिलिका से बनता है, SiO2। रेत जानते हो आप लोग, रेत गंगा जी के किनारे मिलता है रेत, है ना। इस रेत का फॉर्मूला है वो ये है, सिलिका, SiO2, है ना, ये इससे बनता बेटा। तो ग्रेफाइट देखा होगा, ग्रेफाइट देखा आप लोगों ने या नहीं देखा, पेंसिल की नोक सर। बिल्कुल, जो पेंसिल के अंदर जो काली रॉड है, काली जो रॉड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, सबने देखा है पेंसिल को, है ना। और पेंसिल की विशेषता क्या होती है, कभी आपने कागज पर ऐसे लिखा होगा तो आपको लिखते हुए दिखता है, यानी कि उसमें कुछ छूटते हुए चलता है ना। कागज पर पेंसिल अपना क्या छोड़ती है, कलर टाइप की छोड़ती है। तो ये ग्रेफाइट है और ये नर्म ठोस है। कैसा ठोस है, नर्म ठोस है, और विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी, ठीक है ना। कभी करंट देखोगे तो पेंसिल लगा के देखना, बिजली को बिजली में, और पीछे देख टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, है ना। और उत्तम ठोस चिकनाई का कार्य करता है, यानी कि क्या होगा, इसमें जो ग्रेफाइट होगी, इसमें से परत बनी रहती है, ऐसे परतें बनी हुई है उसमें ग्रेफाइट। जैसे आप लिखते हो तो वो एक परत को कागज पे छोड़ देता है, एक परत को क्या करता है, कागज पे छोड़ता हुआ चलता है। तो इसमें अपवाद ये है, ध्यान नहीं रखना, ये क्या है, अपवाद है, किसका, इसका, जो हमारे पास सहसंयोजी ठोस, ठीक है ना। तो ये इसका अपवाद है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट माना जाता है। और ये क्या होगा, धीरे धीरे एक परत को छोड़ता चला जाएगा। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ग्रेफाइट या पेंसिल से लिखते हैं तो हमारी पेंसिल कहाँ आ जाती है, उसकी कुछ मात्रा वहां आ जाती है, किस पे, कॉपी पे, है ना, जो वहां छूट जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था बेटा हमारे पास कौन से जो ठोस थे, ठोसों के प्रकार थे। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, रिकॉल कर लें, क्या क्या चीजों को पढ़ा हमने।